हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। तो अभी आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको सोल्व करते हैं। दोस्तों, जो पिछले जो वीडियो था उसमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको करेक्ट करने थे, वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये था कि दोस्तों जो 4 क्वाड्रेंट चॉपर होता है उसको हम किस में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम एज ए साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेट नहीं कर सकते। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है दोस्तों, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे। तो इस तरीके से हम क्या है, चॉपर को यूज नहीं कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर के तौर पे भी यूज ले सकते हैं 1 क्वाड्रेंट चॉपर के लिए भी और इन्वर्टर के लिए भी, लेकिन साइक्लो कन्वर्टर के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि ओवरलोड प्रोटेक्शन है जो जनरली हम किस में प्रोवाइडेड नहीं करते हैं। तो दोस्तों जनरली जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है हम वो अल्टरनेटर में प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाकी लाइंस में, ट्रांसफार्मर में और बस बार में, तीनों में यूज में लेते हैं, लेकिन अल्टरनेटर में यूज में नहीं लेते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस थे कल के वीडियो के जो करेक्ट करने थे। बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं वो अभी करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स विच एग्जिबिट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या करता है, एग्जिबिट करता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो तब भी। तो ऐसा जो मटेरियल है वो होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A good electric contact material should have all of the following properties except। दोस्तों जो गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कोरोजन के लिए, और गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हाई रेजिस्टिविटी जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, यही हमको नहीं चाहिए। इन्होंने यही पूछा है कि एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल कैन बी यूज अप टू टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 130 डिग्री सेल्सियस तक जो मटेरियल जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है मीका मटेरियल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमोर्फस मटेरियल्स आर, ऑप्शंस है विच इमिट्स फ्यूम्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा है इन विच एटम अलाइन देमसेल्व्स इन ज्योमेट्रिक पैटर्न, सी है इन विच देर इज नो डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनका कोई भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड एटम्स एग्जिस्ट इन अ रैंडम पैटर्न जस्ट एज लिक्विड, लिक्विड की तरह जिस जो इसके एटम्स होते हैं रैंडम पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन होता है उसका दोस्तों क्या होता है, एक डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज प्रोवाइडेड बाय। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है उसको बायस करने के लिए हम यूज लेते हैं बायसिंग सर्किट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ट्राइक आर यूजुअली ऑपरेटेड एट। तो जो ट्राइक होता है वो जिसको हम इसको यूज करते हैं पावर फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है ऑप्शन सी आपका करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है आपकी, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलाइज ऑन विच प्रॉपर्टी। दोस्तों जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना वो डिपेंड करता है हमारे इंडक्टेंस पे। इंडक्टेंस के कारण ही दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स पूरा रिलाई करता है इंडक्टेंस पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ए यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टर इज। दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो फोर्स लगता है किसी कंडक्टर पे, तो वो होता है आपका लोरेंस फोर्स। लोरेंस फोर्स क्या होता है दोस्तों, ये हमारा दो फोर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होता है, दोनों का सम होता है। किसका, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है आपका, और एक क्या होता है मैग्नेटोस्टैटिक। दोनों का सम होता है। आपने एक इक्वेशन ये भी पढ़ी होगी, क्यू ई तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स हो गया, और जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है उसमें आपने ये पढ़ा होगा क्यू वी क्रॉस बी। तो ये क्या होता है, दोनों का सम होता है लॉरेंस फोर्स। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल इज। तो यहाँ पे हमको किस ऑर्डर में इंक्रीज जमाना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के। तो दोस्तों जो गोल्ड, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे है वो करेक्ट होगा एकदम। जो यहाँ पे गोल्ड होता है उसकी कम रेजिस्टिविटी होती है, उससे ज़्यादा जर्मेनियम की होती है, और उससे ज़्यादा सिलिकॉन की सबसे हाई होती है डायमंड की। तो ऑप्शन सी एकदम सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन देन द सिस्टम विल बी। दोस्तों ये कह रहा है कि जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस जो ये जे ओमेगा एक्सिस होती है, इस पे अगर हमारे पोल्स लाई कर रहे हैं तो सिस्टम हमारा क्या होगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि सिस्टम हमारा स्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, कि जो पोल्स इस पे लाई कर रहे हैं वो रिपीटेड पोल्स हैं या सिंगल पोल है ओनली। इस पे डिपेंड करता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स हैं जो किस तरीके से लाई कर रहे हैं, सिंगल पोल या रिपीटेड पोल्स हैं। तो दोस्तों अगर रिपीटेड पोल्स होते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है, बाकी दूसरी कंडीशन में मार्जिन स्टेबल। तो अभी यहाँ पे हमको पता नहीं है कि रिपीटेड पोल्स हैं या फिर सिंगल पोल है क्या है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, कंडीशनली स्टेबल, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोडे प्लॉट इज एप्लीकेबल फॉर। तो दोस्तों जो बोडे प्लॉट होता है वो एप्लीकेबल होता है आपका मिनिमम फेज नेटवर्क के लिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। मिनिमम फेज नेटवर्क वो होता है दोस्तों जिसमें जितने भी जो पोल्स और जीरोज होते हैं सिस्टम के, वो क्या करते हैं एलएचएस में लाई करते हैं, आपके एस प्लेन में जियो में एक्सिस जो होती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस, उसके एलएचएस में लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन टचिंग लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग इफ। दोस्तों जो नॉन टचिंग लूप्स हैं उनको नॉन टचिंग कब कहेंगे ये हमसे पूछ रहा है, तो उनको जब कहेंगे जब उनमें कोई भी एक कॉमन नोड नहीं हो, तो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे करेक्ट है, दे डू नॉट पास एनी कॉमन नोड। अगला है, द डिसएडवांटेज ऑफ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ओवर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इज। दो आपका मिनिमम ऑयल या फिर लो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, उसका क्या डिसएडवांटेज है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में, ये हमको बताना है। तो ये तो आपके तीनों एडवांटेज है, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका ये आपका डिसएडवांटेज है लो वोल्ट सर्किट ब्रेकर का, देयर इज डिफिकल्टी इन रिमूविंग गैस फ्रॉम कॉन्टैक्ट स्पेस इन टाइम। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड इन पावर सिस्टम प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम। दोस्तों जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका क्या काम होता है, किसको प्रोटेक्ट करता है और किससे प्रोटेक्ट करता है, तो जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन किससे करता है, ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली रिस्टोर्ड इन केस ऑफ। दोस्तों रेजिस्टेंस स्विचिंग जो है होता है उसी को हम यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए परमानेंट मैग्नेट शुड हैव। दोस्तों जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका हाई फ्लक्स हाई कोर्सिविटी होती है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। आपने इसका एक बीएच कर्व पढ़ा होगा दोस्तों इस तरीके से। तो ये तो आपकी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक कि रिमेनेंट फ्लक्स डेंसिटी होती है, और ये आपकी क्या होती है कोर्सिविटी। तो और एक और ये लूप जो आपके सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या फिर जो आपके परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसका जो लूप होता है वो छोटा होता है, और ये जो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट उसका जो बीएच कर्व का जो लूप बनता है वो कुछ ज़्यादा बड़ा बनता है। तो इसमें जो हाई कोर्सिविटी ये जो लेंथ है आपको ये शो करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज कैप्ट इन एयर सराउंडेड बाय एन आयरन रिंग, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी। दोस्तों ये कह रहा है कि एक मैग्नेट है जो कि एयर में प्लेस्ड है, अब ये क्या है कि सराउंडिंग आयरन रिंग से, तो अब पूछ रहा है उसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उनका क्या होगा। दोस्तों हमको सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये तो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है, और एयर क्या होता है दोस्तों उसका जो रिलक्टेंस होता है वो हाई होता है। अब जो इसको पाथ मिल गया एक आयरन रिंग, तो यहाँ से ये क्या कोशिश करेगा कि पूरा का पूरा क्या हो रिंग के थ्रू ट्रेवल करे, पूरी की पूरी जो भी फील्ड लाइन्स होंगी इसकी क्या होंगी कोशिश करेंगी कि रिंग के थ्रू ट्रेवल करें। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्राउडेड इन द रिंग, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम द मैग्नेट विल बी क्राउडेड इन द रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डू नॉट फॉर्म अ मैक्सवेल इक्वेशन। दोस्तों जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है उसमें एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, फैराडे लॉ तीनों का यूज होता है, लेकिन प्लैंक्स लॉ है जो मैक्सवेल इक्वेशन में नहीं आता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, गिलबर्ट इज द यूनिट ऑफ। गिलबर्ट किसकी यूनिट होती है ये पूछ रहा है, तो गिलबर्ट होती है दोस्तों आपकी एमएमएफ की यूनिट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है आपका उसकी यूनिट होती है आपकी गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लोसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट डेंसिटी टू प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन है।
ये दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। तो देखिए जो कंडक्शन करंट डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी सिग्मा ई, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ये आपने पढ़ा होगा डेल डी बाय डी टी, डेल डी बाय डेल टी पढ़ा होगा। ये आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और जो डी होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन ई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एप्सिलॉन ई बाय डेल टी, और इसको लिखते हैं आगे हम ओमेगा एप्सिलॉन ई। तो आपने डायरेक्ट ये भी पढ़ा होगा कि जो जे डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होता है वो ओमेगा एप्सिलॉन ई होता है आपका। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो अब ऊपर क्या करना है हमको, करंट डेंसिटी रखना है हमको। तो सिग्मा ई कंडक्शन करंट डेंसिटी हो गया, नीचे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी रखना है, तो ओमेगा एप्सिलॉन ई। यहाँ से ई से ई कैंसिल हो गया, आपका बच गया सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे भी एकदम सही हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल। दोस्तों जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें जो नॉइज होती है वो ज़्यादातर ऐड होती है आपके चैनल में। चैनल में क्या होता है अफेक्ट पड़ता है हमारे सिग्नल पे, नॉइज वॉइज इसी में ऐड होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एफएम ओवर एएम। तो दोस्तों जो एफएम है उसका क्या डिसएडवांटेज है एएम के कंपैरिजन में, ये हमको बताना है। तो क्या है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, एफएम के लिए हमको लार्ज बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोवन इन फिगर द ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू। यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं आप इस तरीके से मान सकते हैं, ये इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ आप बना सकते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ आप बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरीके से आएगा, जो यहाँ पे आपका 1/s एक कंपोनेंट यहाँ पे है, एक कंपोनेंट यहाँ पे है, और यहाँ से एक आपका ये इस तरीके से जा रहा है। तो इसके दो लूप बन रहे हैं दोस्तों, लूप नहीं बन रहे एक्चुअल में, फोरवर्ड पाथ बन रहे हैं। एक तो इस तरीके से जा रहा है, और एक आपका यहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर बीच में मिडल में जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है आर एस, और यहाँ से पे आपका क्या है सी एस। बहुत आसान है। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर फॉरवर्ड पाथ लिखते हैं, और नीचे जितने भी वन माइनस करके जितने भी लूप्स होते हैं उनको लिखते हैं, फिर नॉन टचिंग लूप लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लिखते हैं। एक फॉरवर्ड पाथ हो दोस्तों, ये देखो सीधा सीधा यहाँ से जो ट्रेवल कर रहा है, ये कलर दूसरा लेता हूँ इसमें बताने के लिए। तो ये तो फॉरवर्ड पाथ तो आपका यहाँ से सीधा ये चला गया, तो 1/s इंटू 1/s 1/s² आ जाएगा। नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ओनली 1/s आ रहा है, तो यहाँ पे 1/s आ जाएगा। एक फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ पे ट्रेवल कर गया। तो यानी कि इसमें क्या आ रहा है, ओनली वन, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लूप देखेंगे आप, लूप क्या होता है दोस्तों कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से वापस उसी पॉइंट पे आके मिल जाने को लूप कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो कोई लूप दिख ही नहीं रहा है, तो लूप यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। बचेगा क्या आपका 1/s² प्लस 1/s प्लस 1। अब यहाँ पे s² अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आपका आगे क्या आ जाएगा, ये 1+s+s²। और ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, s² प्लस s प्लस 1/s²। तो ये हो रहा है आपका s² प्लस s प्लस 1/s², ऑप्शन सी से। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ s³ प्लस 5s² प्लस 7s प्लस 3 इज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। लेफ्ट ऑफ ऑफ एस प्लेन में इसके कितने रूट्स हैं ये हमसे पूछा है। तो रूट्स निकाल लेते हैं इसके कितने हैं। तो निकालना आसान है, बस इनको इस तरीके से अरेंज करो, s² s1 s0। अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रखना है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और एक 7 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 5 और 3। अब आपका क्या करिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड इस 5 से करके यहाँ पे रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 35 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा आपका 32/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 32/5। बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका, क्योंकि आगे यहाँ पे कोई वैल्यूज है नहीं। अब आगे फिर से आपको करना है 32 × 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 0 करके माइनस करके इसको 32/5 से ही डिवाइड करना है। तो ये जब सोल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, 32/5 × 3
-5 इंटू 0 यानी 0 डिवाइडेड बाय 32/5। तो कैंसिल होके फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम जो है उसमें एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पोल हमारा राइट हाफ प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। तो सारे के सारे में दोनों, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आप, रुकिए एक मिनट, इसमें क्या पूछा, द नंबर ऑफ रूट्स ये इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि सारे के सारे जो रूट्स हैं इसके क्या है, लेफ्ट हाफ में ही हमारे लाई करेंगे। अब पावर 3 है इसकी एस क्यूब, यानी कि 3 रूट्स होंगे इसके, तीनों के तीनों लाई कहाँ करेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे, ये आपके राइट में लाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो गया था, एकदम करेक्ट, कि जो 3 रूट्स हैं सारे के सारे हमारे लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे, राइट में कोई भी लाई नहीं करेगा, और लेफ्ट हाफ का ही यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे 0 गलत है, ये सोच के लगा दिया होगा कि राइट हाफ में कितने लाई करेंगे, ये पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द गेन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज डबल, द गेन मार्जिन इज। तो दोस्तों जो गेन मार्जिन जो होता है ये क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होता है 1/x के, और जो आपका x है यहाँ पे ये क्या होता है, गेन होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो गेन है ओपन लूप सिस्टम का उसको हमने डबल कर दिया है। जब आप इसको 1/x की जगह 2x कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, गेन मार्जिन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा हाफ से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा गेन मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू 0 वी गेट। दोस्तों जो ट्रांसफर फंक्शन होता है CS/RS, तो इसमें जो अगर हम डिनोमिनेटर जो इसका जो आता है उसको अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारा क्या आते हैं, पोल्स की वैल्यू आती है, और ऊपर पुट करते हैं तो जीरोज निकलते हैं। न्यूमरेटर को अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट जनरेटर बस डिफाइंड क्वांटिटीज आर। जनरेटर बस पे कौन कौन सी क्वांटिटी डिफाइंड होती है, तो जनरेटर बस पे क्या होती है हमारी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो पी और वी है वो डिफाइंड होता है। पी क्यू बस पे पी क्यू डिफाइंड होता है, और स्लैक बस पे पी और डेल डिफाइंड होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है, जनरेटर बस का हमसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम। दोस्तों जो नेचुरल ग्राउंडिंग है वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है हमको, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, सर्ज वोल्टेज से, आर्किंग ग्राउंड से, और ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रॉट प्रोड्यूस्ड बाय चिमनी इज। जो चिमनी जो ड्रॉट प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों नेचुरल ड्रॉट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ये डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर। दोस्तों जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है वो यहाँ पे आपका क्या है, LVDT, बाकी सब क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो ये P और Q के बीच में हमारे जो 2 पॉइंट हैं इनके बीच में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करते दोस्तों, यहाँ पे KCL लगा देते हैं, सबसे पहले पॉइंट P पे लगाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम VP डिवाइडेड बाय 8, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट मानना है हमको, तो मैं इसमें सब में क्या आउटगोइंग डायरेक्शन में यहाँ पे मान लेता हूँ। तो VP/8 हो गया आपका, और VP माइनस 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस नोड पे 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ये था, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से भी करंट जा रहा है, इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से देखिए LCM आपका 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VP प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ VP माइनस 10 प्लस ये आपका आ जाएगा 16, और इक्वल्स में 0। आगे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा VP प्लस 4VP माइनस 40 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5VP इक्वल्स टू 40 माइनस 16। तो अब ये आ जाएगा आपका 24, और यहाँ पे 5VP, यानी कि जो VP है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 24/5, यानी कि 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा आपका 4.8, यानी कि हमको पता चल गया VP हमारा क्या आ गया, 4.8। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे KCL लगाते हैं Q पॉइंट पे, यहाँ से भी मैं आउटगोइंग मान लेता हूँ, इधर से आउटगोइंग और इधर से इनकमिंग हो रहा है।
तो वी क्यू डिवाइडेड बाय 6 प्लस वी क्यू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। ये तो थे आपके आउटगोइंग, और इनकमिंग क्या है 2 एम्पियर, तो ये इधर आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 VQ प्लस 3 टाइम्स ऑफ VQ माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब आगे सोल्व करेंगे तो आपका 2 VQ प्लस 3 VQ माइनस 30 इक्वल्स टू, ये 12 इधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 24। तो ये आ गया आपका 5 VQ इक्वल्स टू 30 माइनस 30 प्लस 24। तो ये आपका आ जाएगा VQ आपका यहाँ पे आ जाएगा 54/5। तो यानी कि इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10.8। अब हमको पूछा था कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यानी कि VP माइनस VQ हमको बताना है। तो VP हमका 4.8 आया था और VQ क्या आपका 10.8। सोल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है -6 वोल्ट। तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, -6 वोल्ट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिलो। अब यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R सो दैट द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज जीरो। ये रेजिस्टेंस है, उससे हमको करंट जीरो बताना, तो इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये 10 वोल्ट ऐसे कैसे, अब देखिए जो 3 एम्पियर और 2 एम्पियर है इनको क्या करते हैं हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा टोटल 2 एम्पियर 3 एम्पियर तो 5 एम्पियर, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और बचा क्या यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R। अब क्या करते हैं, ये जो है इनको सोर्स कन्वर्जन कर देते हैं, इनका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक रेजिस्टेंस R आ जाएगा और एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। और जो वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वी इक्वल्स टू IR, यानी कि 5 इंटू R, 5R होएगी। तो ये 5R हो गया। अब क्या करिए आप यहाँ पे KVL लगा दे दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -10 प्लस IR, अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो प्लस 5R इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमसे यहाँ पे बोला क्या था उन्होंने कि इसमें R की वैल्यू क्या होगी अगर जो करंट हो रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो अगर जीरो है। तो इस इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, I की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। जैसे I की वैल्यू जीरो पुट करेंगे ये वाली जो टर्म है पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या हमारा -10 प्लस 5R इक्वल्स टू 0। अब आगे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 इक्वल्स टू 5R। अब यहाँ से आप आसानी से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 ओम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 2 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए MOSFET एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर इन इट्स। तो दोस्तों जो MOSFET होता है एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए इसको सैचुरेशन रीजन में हम वर्क करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पिंग इन अ कंट्रोल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ। दोस्तों जो कंट्रोल सिस्टम में जो डैम्पिंग होती है, जो डैम्पिंग जो होती है ये फंक्शन होता है आपका गेन का, 1/रूट गेन का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे है, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a single stage amplifier employing one active device is provided by a 9 volt battery which has a current drain of 20 milliampere। दोस्तों एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें क्या 9 वोल्ट बैटरी और करंट 20 मिली एम्पियर ये इनपुट में दे रखा है हमको। इफ लोड वोल्टेज इज 3 वोल्ट एंड एट 12 मिली एम्पियर, लोड वोल्टेज यानी कि आउटपुट साइड में दे रखा है हमको 3 वोल्ट 12 मिली एम्पियर, और एफिशिएंसी पूछा है। अब एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर यानी कि V इंटू आई 9 इंटू 20 मिली एम्पियर, और इनपुट में क्या दे रखा है आपको 3 इंटू 12 मिली एम्पियर। अब इसको सोल्व करना है बस आपको। तो ये 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 4 5 जा 23 से कुछ गलती कर दिया है यहाँ पे। आउटपुट बाय इनपुट करना है, मैं इनपुट बाय आउटपुट लिख दिया है। तो आउटपुट लिखना है यहाँ पे सबसे पहले। तो आउटपुट क्या है आपका 3 इंटू 12 और इनपुट क्या है आपका 9 इंटू 20। अब सही आएगा, 3 3 जा 9 ये हो गया, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये 1/5 आ रहा है, 1/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20%, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर शोन बिलो एन एसी ब्रिज विच इज बैलेंस्ड एट 100 हर्ट्ज। दोस्तों एक ऐसी ब्रिज है जो कि 100 हर्ट्ज पे हमारी बैलेंस हो रही है। क्वालिटी फैक्टर हमसे पूछा है यहाँ पे, ये इस कोयल का क्वालिटी फैक्टर हमसे पूछ रहा है। तो जो क्वालिटी फैक्टर ये जो कोयल का हो गया वो होगा आपका आर बाय ओमेगा एल। ये पैरेलल में है तो आर बाय ओमेगा एल होगा। सीरीज होता तो ओमेगा एल बाई आर करते हैं हम। तो इसका क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए जब बैलेंस्ड है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ इक्वस टू में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1K को मैंने 1000 ओम लिख दिया इंटू ये 300 ओम। ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये वाली दोनों ब्रांच मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका R इंटू जे ओमेगा एल अपॉन R प्लस जे ओमेगा एल, और आगे यहाँ पे 100 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ये दोनों पैरेलल में इसलिए ये R इंटू जे ओमेगा एल अपॉन R प्लस जे ओमेगा एल आया। ये दोनों सीरीज में है तो 100 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी यहाँ पे ये आया है। अब आगे क्या करते हैं, ये 1000 इंटू 300 ऐसे ही रहने देते हैं, और इस वाली जो ये वाली टर्म है इसको पूरा डिवाइड में ले जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो 100 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी आपका यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू में, और जो ये वाली टर्म जो बचेगी उसमें से R कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका R कॉमन लेऊंगा मैं नीचे से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे R 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, जे ओमेगा सी का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 300, और एलसीएम लेने के बाद जो जे ओमेगा सी नीचे आएगा दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा। तो जे ओमेगा सी ऊपर आ गया, और नीचे आ जाएगा आपका जे 100 ओमेगा सी प्लस 1 इक्वल्स टू किसके होगा दोस्तों, ये आर इंटू जे ओमेगा एल अपॉन, दोस्तों ये आर से आर तो कैंसिल हो गया तो आर तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर आ जाएगा। अब यहाँ पे जे ओमेगा से ये जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों जो ऊपर की टर्म है जो ऊपर की इक्वल होगी नीचे की टर्म नीचे की इक्वल। हमारा क्वालिटी फैक्टर आर बाय ओमेगा एल है जो यहाँ से हमको मिल रहा है, तो हम नीचे की टर्म्स को इक्वल करते हैं। तो जे 100 ओमेगा सी प्लस 1 इजकल्स टू 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से जे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच रहा है 100 ओमेगा सी इजकल्स टू ओमेगा एल बाय आर। तो उल्टा करना हमको, आर बाय ओमेगा एल हमारा क्यू होता है, तो क्वालिटी फैक्टर फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, आर बाय ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 ओमेगा सी। यहाँ पे 1 अपॉन 100 ओमेगा सी आएगा दोस्तों। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वालिटी फैक्टर आ रहा था हमारा 1 अपॉन 100 ओमेगा सी। दोस्तों ये जो 1 अपॉन 100 ओमेगा सी आया इसमें सारी वैल्यूज हमको पता है, बस पुट करना। 100 ऐसे कैसे, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है यहाँ पे, और एफ की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 100 हर्ट्स गिवन है क्वेश्चन में, और सी की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोफेराड। तो 100 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों लगभग ये क्या हो जाएगा 159 के लगभग आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, 159 क्वालिटी फैक्टर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर एन आरसी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ZRCS। तो इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें से कौन सी ट्रू है ये हमको बताना है। आरसी इम्पीडेंस फंक्शन दे रखा है, यानी कि ये आपका आर है और यहाँ पे आपका सी है। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/CS लिखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। यहाँ पे अगर आप टोटल इम्पीडेंस आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस 1/CS, इस तरीके से कुछ आएगा आपका। तो अब देखिए ये इम्पीडेंस है। अब क्या हम क्या करते हैं, इस इम्पीडेंस को ZRC है, ZRC लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसमें S की वैल्यू क्या है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZRCS। तो सबसे पहले S की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं पूरे में। जब यहाँ पे S की वैल्यू ये 0 होगी दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे 1/0 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि 0 जब पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। अब एक बार S की वैल्यू क्या करते हैं हम, इनफाइनाइट पुट करते हैं। तो जैसे इसको इनफाइनाइट पुट करेंगे इस S की वैल्यू को, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी दोस्तों। तो बचेगा क्या, ओनली R।
तो इस दोनों कंडीशंस को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि जो जेड आर सी जो होता है हमारा 0 पुट करने पे वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, जेड आर सी इन्फिनिटी जो हम पुट कर रहे हैं उससे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, जेड आर सी 0 इज ग्रेटर देन जेड आर सी इन्फिनिटी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आर ऑब्टेन्ड एट विच कंडक्शन एंगल्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं सारे ईएस के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो सीधा का सीधा इन्होंने बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया, सीधा दे दिया है। तो देखिए जो सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है आपका 2 Vm/π कोस अल्फा। अब इसकी मिनिमम आउटपुट वोल्टेज और मैक्सिमम कब होगा, अब ये मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो यहाँ पे पाई, यानी कि 180 डिग्री होगा, तो कोस 180 क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा मिनिमम, जब अल्फा की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ 180, तो हमारा क्या आ रहा है -2 Vm/π आएगा ये। लेकिन जैसे अल्फा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मैक्सिमम होएगा, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा आपका 2 Vm/π। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका 180 डिग्री और 0, ये किस में दे रखा है ऑप्शन सी में, तो 180 डिग्री और 0 रेस्पेक्टिवली ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर सप्लाइज अ लोड ड्रॉइंग कांस्टेंट एंड रिपल फ्री लोड करंट इफ द ट्रिगरिंग एंगल इज 30 डिग्री देन द इनपुट पावर फैक्टर विल बी। दोस्तों ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम। पावर फैक्टर हमसे पूछा है, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जी इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो ये होता है जी इंटू कोस अल्फा। और यहाँ पे जो जी होता है दोस्तों सिंगल फेज फुली कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, वो होता है आपका 2 जी को कहते हैं डिस्टोर्शन फैक्टर, तो ये होता है आपका 2√2/π कोस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 2√2/π कोस 30 डिग्री। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो 2√2/π और कोस 30 होता है आपका √3/2। जब इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.78 के लगभग। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों पूरे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।